तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं लेक्चर 3 की। आपने लेक्चर 1 और 2 उम्मीद करते हैं कि देख लिया होगा, उसके बाद ही आपको लेक्चर 3 समझ में आएगा। ओके, तो आज हम लोग शुरुआत जो करेंगे लेक्चर 3 में एक फार्मूला से शुरुआत करेंगे, है ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन के जरिए यही पता करते हैं कि इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो किस चीज का डिफरेंशिएशन है। तो ये जो है x टू द पावर n जो है ये इसका डिफरेंशिएशन है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c का डिफरेंशिएशन है। ओके, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएंगे। इसको एज ए फार्मूला हम लोग ट्रीट करते हैं कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में जो होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। क्लियर? अब ये जो फार्मूला है, फार्मूला की तरह जो ट्रीट करेंगे, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि वेयर n इज नॉट इक्वल -1, n जो है -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि x टू द पावर n वाला फार्मूला हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन आप वहां पर नहीं लगा सकते हैं जहां पर n की वैल्यू -1 हो जाएगी। ओके, तो -1 के लिए n इज इक्वल टू -1 के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं है। बाकी करोड़ों तरह का नंबर है, हर वैल्यू n के हर वैल्यू पर वैलिड है, सिर्फ -1 को छोड़कर, n की वैल्यू -1 को छोड़कर। चलिए इस पर हम लोग सवाल देखते हैं कि सवाल किस किस तरह के बनेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x का q इंटू dx है, x पर पावर 3 है। आपको पता है कि x टू द पावर n में x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट नेचर का है, और इसके लिए जो फार्मूला है आपका ये है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, ये फार्मूला है। अब इसी तरह से जब इंटीग्रेशन ऑफ x का q इंटू dx है, तो आप देखिए x वेरिएबल 3 कांस्टेंट, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, कहे तो ये x टू द पावर n के जैसा है, कहे तो ये x टू द पावर n के नेचर से मैच खाता है, इसीलिए यहां पर x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएंगे। तो फार्मूला क्या है? x टू द पावर n प्लस 1, x पर जो पावर है n प्लस 1 है, पावर एक जुड़ गया है, और जितना पावर है ना, जो पावर है वही नीचे भी कॉपी हुआ है, वही पावर जो है नीचे कॉपी हुआ है। तो आप देखिए x टू द पावर आ जाएंगे 3 प्लस 1, है ना, पावर में एक जोड़ देना है n प्लस 1, और जो पावर में है वही चीज नीचे है, और जो पावर में है वही चीज नीचे है 3 प्लस 1। तो आपका प्लस साथ में c, और x टू द पावर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ये आपका आंसर रहा। तो कोई भी सवाल अगर आता है, अगर वो x टू द पावर n के फॉर्मेट में है, तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लगाकर उसको हम आंसर को निकालेंगे, है ना। तो अब यहां पर देखिए x टू द पावर 8 है, x वेरिएबल 8 कांस्टेंट, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, कहे तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, पावर एकक जुट जाएंगे। 8 प्लस 1 कहे तो आपका 8 प्लस 1 यहां पर आएंगे, और नीचे भी 8 प्लस 1 आ जाएंगे, और प्लस c आ जाएंगे। ओके, और यहां पर x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस c आ जाएंगे, और ये आपका आंसर रहा। सिमिलर तरीके से हम बात करें x टू द पावर -50 की, तो आपको यह देखना है x वेरिएबल है, -50 कांस्टेंट है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, कहे तो x टू द पावर n के जैसा है, तो आपको x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, x टू द पावर -50 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय -50 प्लस 1 और साथ में प्लस c। तो आपका आ जाएगा x टू द पावर -49 और डिवाइडेड बाय -49 और प्लस c। ओके, ये बात क्लियर है। और यहां पर देखें आगे x टू द पावर क्या है, यहां पर जो है x टू द पावर हाफ है, x वेरिएबल हाफ कांस्टेंट, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, कहे तो x टू द पावर n के जैसा। वेरिएबल किसको माना जाता है? x, y और z तीनों को वेरिएबल माना जाता है। इन तीनों को बिना बताए x, y, z ये तीन चीज वेरिएबल होता है, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो या जेईई के एग्जाम की बात हो, इन तीनों को वेरिएबल माना जाता है। और इन तीनों के अलावा जो कुछ भी आएगा सबको एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आपका x वेरिएबल हो गया, हाफ कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, कहे तो x टू द पावर n के जैसा है, तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएंगे, x टू द पावर हाफ प्लस 1, और नीचे भी हाफ प्लस 1, है ना, पावर में जो चीज रहेगा सेम टू सेम चीज नीचे कॉपी होगा, प्लस c आ जाएंगे। तो आपका यहां पर जो आ जाएंगे x टू द पावर हाफ प्लस 1, कहे तो 3/2, और नीचे भी 3/2, तो ऊपर आएंगे 2/3 आ जाएंगे, और प्लस c आ जाएंगे। ओके, ये बात क्लियर है यहां पर। इसके बाद आगे आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx है। x
x का इंटीग्रेशन, आप x को आप लिख सकते हैं x टू द पावर 1, ओके, इनटू dx। अब ये हो गया वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, कहे तो x टू द पावर n के जैसा हो गया, कहे तो ये x टू द पावर n के जैसा हो गया। तो अब x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएंगे, पावर एक एक जुड़ जाएंगे, ओके, और 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 और प्लस c आ जाएंगे, और x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय x 2 + c, ये आपका आंसर आ गया। कोई भी चीज अगर वो x टू द पावर n के फॉर्मेट में है तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लगेगा। अब यहां पर आपका आ जाता है dx, इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, वहां पर हम लोग सोचने का नजरिया कुछ अलग रखे थे, तो बट रिजल्ट तो x ही आया था, यहां पर भी x ही आएगा, लेकिन सिर्फ आपको अप्रोच, मोड ऑफ अप्रोच, रिजल्ट निकालने का मोड ऑफ अप्रोच चेंज करेंगे। तो dx है, dx कहने का मतलब 1 × dx, और 1 कहने का मतलब ये हुआ कि 1 कहने का मतलब आप किसी भी नंबर पर पावर जब 0 चढ़ाते तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है, तो आप 1 को x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, है ना, मैंने लिख दिया। और इसके बाद जो है x वेरिएबल, 0 कांस्टेंट, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट कहे तो x टू द पावर n के जैसा x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, 0 + 1 और नीचे भी 0 + 1 प्लस c आ जाएगा, कहे तो x प्लस ये आपका c आ गया, है ना। तो यहां देखिए फार्मूला लगकर भी x + c ही आता है, dx का इंटीग्रेशन x + c आ जाता है ना। तो हम लोग पीछे जो बात किए थे कि 1, हम लोग यही बात जो टेक्निकल डिफिनेशन था इंटीग्रेशन का, वहां पर ये चीज इसके जरिए से हम लोग dx का इंटीग्रेशन किए थे कि 1 किसका डिफरेंशिएशन है, x का, तो x आंसर आ गया था। यहां पर हम लोग इस फार्मूले को लगाकर भी x ही आंसर ला रहे हैं, तो क्योंकि और फार्मूला कैसे लगा, 1 को मैंने x टू द पावर 0 लिख दिया, अब ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट हो गया, अब वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट वाला फार्मूला x टू द पावर n वाला फार्मूला लग गया, मेरा आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू द पावर -10 इनटू dx। कोई भी सवाल है मेरे भाई, कोई भी अगर सवाल है तो जब तक वो x टू द पावर n के फॉर्म में पूरा पक्की नहीं है तब तक आप x टू द पावर n वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए 1/x टू द पावर -10 है, 1 वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, यहां फार्मूला तो सीधा सीधी वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, 1 का तो कोई चक्कर नहीं है। तो जब तक आप x टू द पावर n के फॉर्म में पूरा पक्की फिट नहीं कर देते हैं तब तक आप x टू द पावर n वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग इसको सिंपलीफाई करें तो ये ऊपर को अगर जाएगा तो क्या आ जाएंगे, x टू द पावर -10 है, ऊपर जाएगा तो x टू द पावर 10 आ जाएंगे, ये बात हम लोग जानते हैं। अब आप देखेंगे ये कंप्लीट x टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है, ये कंप्लीट वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट के फॉर्म में आ चुका है। तो अब x टू द पावर n कहे तो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट वाला फार्मूला लग जाएंगे, x टू द पावर 10 + 1 डिवाइडेड बाय 10 + 1 प्लस c लिख देंगे, ओके। और यहां पर आ जाएगा x टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलर तरीके से हम बात करें 1/x टू द पावर 2/3 इनटू dx है, इसकी बात करें तो क्या आ जाएंगे, आप देखिए तो 1 वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट के फॉर्म में जब तक पूरा पक्की नहीं रहेगा तब तक आप फार्मूला नहीं लगा सकते हैं x टू द पावर n वाला। तो ये पूरा पक्के आ जाएगा, कैसे आ जाएंगे आप देखिए, ये इसको ऊपर सरका देता हूं, ये इसको ऊपर चला जाएगा, सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर जाएंगे तो x टू द पावर -2/3 आ जाएंगे इनटू dx आ जाएंगे। अब आप देखिए x आपका वेरिएबल -2/3 कांस्टेंट, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट कहे तो अब ये पूरा पक्के x टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है। अब x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएंगे, कैसे लगेंगे आप देखिए, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, x टू द पावर n के फॉर्म में है तो फार्मूला लग जाएंगे -2/3 + 1 और नीचे भी -2/3 + 1 आ जाएंगे और साथ में प्लस c आ जाएंगे, ओके। अब जो है एलसीएम ले लिया जाएगा, 3 - 2 कहे तो आपका 1 आ जाएंगे, 1/3 और नीचे भी 1/3 तो ऊपर चला जाएगा तो 3 में बदल जाएगा और प्लस c, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब आगे के सवाल को कंटिन्यू करते हैं। जैसे अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 8 × x टू द पावर 4 है, ओके। 8 आपका कांस्टेंट है, x टू द पावर 4 वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। ये देखिए 8 जो कांस्टेंट है ये प्रोडक्ट में है, तो अगर कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन वाले पार्ट, अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रखा जाता है। पिछले क्लास में हम लोग बात किए हैं, तो 8 को बाहर कर देंगे और ये आ जाएंगे x टू द पावर 4 और इंटू dx आ जाएंगे और 8 बाहर रहेगा और x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन आ जाएगा, पावर एक जुड़ जाएंगे, x टू द पावर 5/5 प्लस c, दैट्स ऑल, ये आपका आंसर आ गया। तो ये
आपका कोई अगर कांस्टेंट है वेरिएबल वाले हिस्से के साथ प्रोडक्ट में है तो उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रखा जाता है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में चेन रूल से बाहर रखा जाता था, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन के साइन से कांस्टेंट को बाहर रखा जाता है। जैसे बाहर कर दिए, ये आपका रिजल्ट आ गया। फिर नेक्स्ट इसी तरह से बात है, 9x² है तो 9 जो है आपका बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx आ जाएंगे, और 9 इंटू x² का इंटीग्रेशन x³ 3 + c आ जाएंगे, और 3 3 9 आ जाएंगे, और 3x³ + c ये आपका आंसर आ जाएंगे। यहां पर देखिए -5x⁻6 है, -5x⁻6 है तो -5 बाहर रहेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ x⁻6 विथ रिस्पेक्ट टू x, -5x⁻6 का इंटीग्रेशन x⁻7/7 + c, दैट्स ऑल, ये आपका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट आगे है -3/x⁴। अब यहां पर देखिए -3/x⁴ है। अब x⁴ को सबसे पहले ऊपर ले जाता हूं तो -3x⁴ को ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻4 इंटू dx आ जाएंगे, -3 बाहर रहेंगे, -3 बाहर रहेंगे, और x⁻⁻4 इंटू dx। आप देखिए कांस्टेंट है -3, इसलिए इसको बाहर रखा गया है। और इसके बाद जो है आपका आ गया -3 x⁴ का इंटीग्रेशन -4 x⁻⁻4 + 1 -4 + 1, और नीचे भी -4 + 1 और +3 साथ में आ जाएंगे। इसके बाद -3 x⁻⁻3 डिवाइडेड बाय -3 + c, और ये 3 3 कैंसिल आउट, तो x⁻⁻3 + c, ये आपका ओवरऑल आंसर आ गया। ओके, तो जब तक x⁻n के फॉर्म में पूरा पक्की पहुंचा नहीं देते हैं, तब तक x⁻n वाला आप फार्मूला नहीं लगा सकते। इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल आता है, चाहे कितना भी बड़ा सवाल लिखा हो, इतना बड़ा सवाल लिखा हो, तो उसको सिंपलीफाई करके इस तरह से उस फॉर्म में ले जाना है जिसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता हो, है ना। सरल करते हुए, सिंपलीफाई करते हुए, जितना भी बड़ा सवाल रहेगा उसको सिंपलीफाई करके इस तरह से आपको इस तरह से सिंपलीफाइड फॉर्म में रखना है ताकि उसके लिए डायरेक्ट हम फार्मूला लिख पाए, है ना। तो आप देखिए इसी बात को हम लोग सिंपलीफाई करते हुए यहां पर पहुंचे। अब ये पूरा पक्के x⁻n के फॉर्म में x⁻n के फॉर्म में थे, x⁻n वाला फार्मूला लगा दिए। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। यहां पर है x⁸ इंटू x² इंटू dx है। आप देखिए वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, इंटू है मेरे भाई, जबकि सीधा सीधा वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट रहेगा तब भी आप x⁻n वाला फार्मूला लगा पाएंगे। इनटू वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहना चाहिए, सीधा सीधे x⁻n के फॉर्म में रहना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं यहां पर कि इसको सिंपलीफाई करके लिखा जा सकता है। बेस से में पावर जुट जाएगा, 8 + 2 कहे तो 10 आ जाएंगे। अब ये पूरा पक्की x⁻n के फॉर्म में आ चुका है। आप देखें x वेरिएबल 10 कांस्टेंट पूरा पक्की आ चुका है। अब x⁻n वाला फार्मूला लग जाएंगे, पावर एकक जुट जाएंगे। 10 + 1 कहे तो 11/11 + c, ये आपका आंसर आ जाएंगे। ओके, आप देखिए कोई भी सवाल रहेगा, जब तक पूरा पक्की फार्मूला में सेट नहीं हो जाता है तब तक आप फार्मूला लगा नहीं सकते हैं। ओके, यहां पर आगे देखते हैं x⁻12 डिवाइडेड बाय x⁻4 इंटू dx है। आप देख सकते हैं ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, सीधा सीधी वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट दिखना चाहिए, तभी हम लोग x⁻n वाला फार्मूला लगा पाएंगे। तो आप यहीं पर तो सीधा सीधी वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, नीचे भी दिख रहा है, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे और सीधा सीधी वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट के फॉर्म में रखेंगे। 12 में से 4 चला जाएगा, बच जाएगा 8 इंटू dx। अब देखेंगे बेस से में ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट आ गया। अब ये पूरा पक्के x⁻n के फॉर्म में आ चुका है। अब x⁻n वाला फार्मूला लगा लेंगे, पावर एकक जुट जाएगा। 8 + 1 कहे तो 9 डिवाइडेड बाय 9 + c, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, ओके, उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁸ इंटू x² डिवाइडेड बाय x³ इंटू dx, है ना। ऊपर में भी इंटू, नीचे भी डिवीजन है, तो इसको आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करके आपको इसको इस तरह से सिंपलीफाई करना है ताकि ये x⁻n के फॉर्म में पूरा पक्की आ जाए। और जैसे ही x⁻n के फॉर्म में आ जाएगा तब हम
फार्मूला लगा देंगे x टू द पावर n वाला, और जब तक पूरा पक्की नहीं आएगा तब तक आप फार्मूला लगा नहीं सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। तो अब देखेंगे यहां पर, अब देखिएगा ऊपर बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा। x टू द पावर 10 प्लस 2 कहे तो 10, 8 प्लस 2 कहे तो 10 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए और भी ये सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई होकर आप देखिए 10 में से 3 चला जाएगा, 7 बच जाएंगे। बेस सेम है, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाना है। अब आप देखिए x वेरिएबल, 7 कांस्टेंट, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, ये पूरा पक्की x टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है। अब x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएंगे, पावर एकक जुट जाएगा, 7 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 और प्लस c आ जाएंगे, और x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c आ जाएंगे। ओके, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इसी कड़ी में अगला सवाल देखते हैं। x टू द पावर -5 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10 है, और इसको अब क्या करेंगे आप बताएं, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हुए इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे ताकि वो x टू द पावर n के फॉर्म में आ जाए, और जैसे ही x टू द पावर n के फॉर्म में आ जाएगा फिर हम लोग x टू द पावर n वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर देखते हैं बेस से में पावर जुड़ जाएगा, -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 -3 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10 आ जाएंगे, और इंटू dx आ जाएंगे। अब देखिए बेस से में तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -3 -10 कहे तो -13 आ जाएंगे, -13 आ जाएंगे, इंटू dx आ जाएंगे। अब आप देखिए बेस x है और पावर में -13 है, x टू द पावर n के फॉर्म में पूरा पक्के आ चुका है, तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएंगे, x टू द पावर -13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -13 और प्लस 1 और प्लस c, और x टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय -12 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, है ना। इसी कड़ी में और भी एक सवाल देख ले। देखिए कोई भी सवाल है तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए x टू द पावर n के फॉर्म में पहुंचा देते हैं। तो पूरे इंटीग्रेशन में यही काम होगा, कितना भी बड़ा सवाल हो, कुछ भी सवाल हो, उसको सिंप्लीफाई करते हुए आपको किसी न किसी फार्मूला पर सेट हो जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसी न किसी सिंप्लीफाई करते हुए वहां तक पहुंचना है जहां पर उसके लिए कोई ना कोई फार्मूला होता हो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का, और फिर जो है वो फार्मूला लगाकर आंसर निकाल लेते हैं। पूरे इंटीग्रेशन में यही होगा कि सिंप्लीफाई करते हुए फार्मूला तक पहुंचना है, और जैसे ही फार्मूला तक पहुंचेंगे फिर हम लोग फार्मूला लगा देंगे, उससे पहले आप फार्मूला लगा नहीं सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा आगे के इस सवाल को कंटिन्यू करें। बेस से में पावर जुट जाएगा, 3/2 प्लस 1/2, 3/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5/2 आ जाएंगे, और इंटू dx आ जाएंगे। अब देखेंगे यहां पर बेस से में तो 3 प्लस 1 4, 4/2 है ना, 4/2 कहे तो 2 आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5/2 और इंटू dx आ जाएंगे। ओके, और बेस से में ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाना है, 5/2 सब्ट्रैक्ट हो जाना है, इंटू dx आ जाएंगे। अब आगे देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपका ये 2 एलसीएम लेंगे तो 4 - 5 कहे तो -1 आ जाएंगे, तो x टू द पावर क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएंगे, और पावर एकक जोड़ देंगे, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 है ना, -1/2 प्लस 1। अब तो पूरा पक्के x टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है, अब फार्मूला लग जाना है, और प्लस c आ जाएंगे, और x टू द पावर यहां पर 1 में हाफ चला जाएगा, हाफ बच जाएंगे, नीचे भी हाफ, ऊपर जाएगा 2 बच जाएगा, प्लस c। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर आ गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 इंटू dx। इसके बारे में उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा कि x टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि x टू द पावर n, x टू द पावर -1 का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा x टू द पावर बेस सेम है और पावर में -1 है, तो x टू द पावर -1 प्लस 1 और -1 प्लस 1 प्लस c कहे तो x टू द पावर 0/0 प्लस c कहे तो 1/0 प्लस c। ये आप सोच रहे हैं, या फिर 1/0 को अनडिफाइंड बोलें कि ये सोच रहे हैं कि वो x टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन कहे तो अनडिफाइंड प्लस c होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि गलत इसलिए सोच रहे हैं कि ये फार्मूला x टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन
अगर हम पावर एकक जोड़ करके ये ला देते हैं 1/0 कहे तो अनडिफाइंड वाला केस ला देते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं आएगा। फार्मूला तो x टू द पावर n वाला जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं, x टू द पावर n वाला फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे, x टू द पावर n+1 और डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, ये तो होता है, लेकिन साथ में ये भी बोला है कि भाई n-1 नहीं रहना चाहिए, तभी आप हमको लगा सकते हैं। अगर n-1 हो गया तब हमको नहीं लगाइएगा, अगर लगाइएगा तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, है ना। आप देखिए n की वैल्यू -1 है, फिर भी ये फार्मूला लगाए हैं, और जबकि ये फार्मूला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई मैं x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c होता है। ये कब होता है? जब n-1 के बराबर नहीं है ना, n-1 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं लेकिन -1 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर -1 हो गया। तब आपका सवाल होगा कि सर फिर क्या करेंगे, x -1 आ गया तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि x टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन कहे तो 1/x हो जाएगा, और ये बात हम लोग डिटेल से डिस्कस किए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस c। ये बात आपके माथे पर चमक गया होगा कि सर बिल्कुल सही बोले, ये तो आपने बताया है ना। तो कभी भी भूल से भी x टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन में पावर एकक जोड़ करके नहीं निकालना है, क्योंकि वो फार्मूला तो तभी है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, ये तभी होता है जब n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं हो, है ना। -1 हो जाएगा तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल। अब यहां पर जैसे mth रूट ऑफ x टू द पावर n है, तो ये रूट वाला चीज है, लेकिन इसको पावर के फॉर्म में अगर बदला जाए तो कैसे बदलेंगे, आप इसको मिटाकर मैं लिख रहा हूं कि ये रूट वाले चीज को अगर पावर के फॉर्म में चेंज किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, तो किस तरह से किया जाता है, तो x टू द पावर ये जो n है ये ऊपर को जाता है, और ये जो m है ये नीचे को आता है, तो x टू द पावर n/m हो जाता है। ओके, तो रूट वाले चीज को जब पावर के फॉर्म में बदलेंगे तो यूं बदला जाएगा। अब ये देखिए, ये रूट वाला चीज है और इस रूट वाली चीज को पावर के फॉर्म में बदलना है, और जैसे ही पावर के फॉर्म में बदलेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये x टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है। यहां पर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये रूट वाले चीज का नेचर कैसा है, और जैसे ही इसको पावर के फॉर्म में बदलेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ये 2 आपका ऊपर रहेगा, 3 आपका नीचे रहेगा, इंटू dx रहेगा। तो अब देखिए x वेरिएबल 2/3 कांस्टेंट, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट कहे तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है, कहे तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है। अब यहां पर x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएंगे, क्या होगा, x टू द पावर 2/3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 1 और साथ में प्लस c। ओके, और इसी कड़ी को हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर दें, 3 + 2 कहे तो 5/3, और नीचे भी 5/3 आएगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो 3/5 आ जाएंगे प्लस c। ओके, ये आपका आंसर आ गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे देता हूं कि आपको कहां तक समझ आया, ये आप खुद डिसाइड करें, आप कितने पानी में हैं ये खुद डिसाइड करें। इसके लिए आपको होमवर्क है, बिल्कुल 4 ही सवाल दिया गया है, आप इन 4 सवाल को बनाएंगे और सोचेंगे कि आपने इस लेक्चर के द्वारा आप क्या सीख पाए। ओके, दैट्स ऑल, रहने दीजिए आज यही तक। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं चौथे लेक्चर में। ये आज का तीसरा लेक्चर था, और दोस्त आपको तभी समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर जब आप पिछले वाले लेक्चर को सारे आप क्लियर कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इंटीग्रेशन चाहे दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, आपको नहीं समझ में आने वाला। आपको तभी समझ आएगा जब आप एक लेक्चर 1 देख लेंगे, लेक्चर 1 देखने के बाद 2 देखेंगे, 2 देखने के बाद 3 देखेंगे, 3 के बाद 4 देखेंगे, 4 के बाद 5 देखेंगे, इस तरह से कंटिन्यू रखेंगे, तब आपको ऊपर वाला भी इंटीग्रेशन सीखने से नहीं रोक सकता अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो। ओके।